नमस्कार, मैं मनु पवार। ऐसे ख्याल आया कि काश अगर कोई ऐसी व्यवस्था संभव हो सकती तो एक उत्तराखंडी होने के नाते मैं तो चाहूंगा कि हर राज्य के लिए बदनामी का भी एक कोटा तय होना चाहिए। वरना हो क्या रहा है कि सारी बदनामियां हमारे ही गृह राज्य उत्तराखंड के ही हिस्से आ रही हैं, या ये भी कह सकते हैं कि खुद हम बदनामियों को अपने नाम किए जा रहे हैं। हम ही तमाम तरह की कुख्यातियों और शर्मिंदगियों की पताका फहराए जा रहे हैं। इस कड़ी में ताजा मामला जुड़ा है एक किसान की खुदकुशी का, जिसमें पूरा पुलिस महकमा फंसा हुआ है। उत्तराखंड आज ऐसा स्टेट लगता है कि मानो यूपी का ही कोई एक्सटेंशन काउंटर हो। जिस तरह की हैपनिंग्स हमारे यहाँ हो रही है ना, उससे ये लगता है कि हमारा राज्य अपने पूर्ववर्ती राज्य की ही घटिया कार्बन कॉपी बनकर रह गया। अंकिता भंडारी मर्डर केस में तो खैर किस तरह के प्रपंच रचे गए हैं उसके बारे में आप सब लोगों को पता ही है, आप जान गए हैं। अब हो ही रहा है कि जो धामी सरकार 3.25 साल तक अंकिता भंडारी केस में सीबीआई की एंट्री न होने देने के लिए पूरा जोर लगाए हुए थी, उसने अब सीबीआई जांच की सिफारिश करने का क्रेडिट लेने के लिए बाकायदा कैंपेन छेड़ा हुआ है। बीजेपी के लोग, सरकार से जुड़े लोग और सरकार समर्थक लोग सोशल मीडिया पर अब धन्यवाद धामी जी के पोस्टर शेयर कर रहे हैं। देहरादून में कई जगह बीजेपी के लोगों की तरफ से होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगे हुए हैं। बीजेपी नेताओं और विधायकों के दस्ते धन्यवाद ज्ञापित करने सीएम हाउस पहुंच रहे हैं कि बहुत बड़ा फैसला कर दिया धाकड़ साहब ने। अब चारों तरफ जय जयकार करवाई जा रही है। किसी मामले में जांच की संस्तुति करना तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो सरकार की ही जिम्मेदारी है। ये तो न्याय का बिल्कुल शुरुआती चरण है। इसको भी आप ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो मानो सरकार ने कितना बड़ा तीर मार दिया हो। अगर आपके लिए सीबीआई जांच की संस्तुति देना बहुत बड़ी बात हो गई है, तो जब 3 साल से अंकिता के माता पिता सीबीआई जांच की मांग करते हुए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सरकार ने तब क्यों अड़ंगा डाला? क्यों कहा कि जी हमारी पुलिस और एसआईटी बहुत बढ़िया काम कर रही है? अब लोग क्या माने? अंकिता भंडारी केस में पुष्कर सिंह धामी सरकार या तो 3 साल पहले गलत स्टैंड लिए हुई थी या अब गलत ट्रैक पर है। अगर वीआईपी का पता लगाने के लिए सीबीआई की जांच की मांग तब गलत थी, तो अब 3.25 साल बाद सरकार ने उसकी सिफारिश क्यों की और अब उसका क्रेडिट क्यों ले रही है? सरकार और बीजेपी की तरफ से धामी जी को धन्यवाद देने का कैंपेन चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार और बीजेपी भी मान रही है कि इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी थी। तो जब सीबीआई जांच जरूरी थी तो इसको लेकर जो आंदोलन चल रहा था उसको आप क्यों बदनाम करने पे तुले हुए थे? आखिर उन्हीं की मांग पर तो आपको सीबीआई की जांच की सिफारिश करनी पड़ी ना। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी एसआईटी ने जो जांच की या आपकी पुलिस ने जो जांच की उसमें दम नहीं है। अब उत्तराखंड पुलिस की तो खैर क्या ही कहें, उसकी कारगुजारियों की वजह से उत्तराखंड को पूरे देश में समय समय पर बदनामी के कई तमगे मिलते रहे। अब उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के 40 साल के किसान सुखवंत सिंह के सनसनीखेज खुदकुशी प्रकरण को ही देख लीजिए आप। उस किसान ने मरने से पहले फेसबुक लाइव में अपनी आप बीती बता दी, जो उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली पर बहुत गंभीर सवाल है। उस किसान ने जो अपने आखिरी वीडियो में बताया कि जमीन सौदे के मामले में उससे 4 करोड़ रुपए की ठगी हुई। जब वो पुलिस के पास गया तो पुलिस ने धुतकार दिया, उल्टा पीड़ित पर ही मुकदमे ठोक दिए। उस किसान ने सुसाइड से पहले आरोप लगाया कि दूसरी पार्टी से पुलिस ने लाखों रुपए ऐंठ लिए और उल्टे उन्हीं पर यानी कि फरियादी पर ही दबाव बनाने लगी। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला थाना आईटीआई काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के पास गए तो एसएसपी ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहां उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ, एसएसपी ने कुछ नहीं करा। आखिरकार उसने 27 पुलिस वालों और दूसरे लोगों के नाम बताकर खुद को गोली मार ली। वो किसान जाते जाते कह गया कि मेरे शरीर के अंगों को बेचकर उसके पैसे एसएसपी को दे देना। हमारी पुलिस के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है? उस किसान ने मरने से पहले पुलिस पर जो कुछ आरोप लगाए हैं, अगर वो सही हैं
तो ये उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम के भीतर की सड़ांध को एक्सपोज करता है। इसीलिए सुसाइड केस से उत्तराखंड का पूरा पुलिस महकमा हिला हुआ है। कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है, कुछ लोगों को लाइन हाजिर किया गया है, पुलिस वालों की बात कर रहा हूं, लेकिन वो किसान तो बेचारा इस दुनिया से चला गया है ना। उस किसान का तो पूरा परिवार तहस नहस हो गया है। हमारी पुलिस अपने नकारेपन से ऐसी कारस्तानियां पहले भी कर चुकी है। हाल के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे। आपने देखा ही है कुछ समय पहले कितना बड़ा दाग लगा है जब हमारे यहां देहरादून में नस्ली टिप्पणी की वजह से नॉर्थ ईस्ट के एक छात्र का मर्डर हो गया, जबकि खुद उत्तराखंड के पहाड़ों से निकले लोग अक्सर महानगरों में नस्लीय तानों का शिकार होते रहे हैं। यही नहीं, अंकिता केस में यह भंडाफोड़ होना भी कितने बड़े शर्म की बात है कि हमारे यहां नेताओं के रिजॉर्ट में बेटियों को एक्स्ट्रा सर्विस यानी जिस्म फरोशी के दलदल में झोंका जा रहा है। यह कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जब ये खुलासे होते हैं कि हमारे यहां बाहर से आकर बड़े बड़े नेता सत्ता के संरक्षण में कैसे कैसे घिनौने अपराध किए जा रहे हैं और हमारी सरकारें उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के बजाय उनकी ही ढाल बन जाती हैं। और जिन नेताओं को चुनकर विधानसभा में भेजा गया है या भेजा जाता रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वो सरेआम गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पर बंदूकें लहरा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे राज्य की राजनीति में ये किस कदर अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव जीत जा रहे हैं, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और हमारे जो नेता ऐसा दुस्साहस नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो विदूषक बने हुए हैं। अपने ऊल जलूल बयानों से जमाने भर में अपनी और अपने राज्य की भर पिटवा रहे हैं, हमारे राज्य का तमाशा बना रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। 25 बरस के स्टेट को आज प्रहसन का पात्र बना दिया गया है। कोई कुछ भी कह दे रहा है, कोई कुछ भी कर दे रहा है। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने अपने घटिया बयान से जो भद पिटवाई है वो तो आपने देखी है। कह रहे हैं कि शादी के लिए लड़कियां बिहार से ले आएंगे क्योंकि वहां पर लड़कियां 20-25 हजार रुपए में मिल जाती हैं। सोचिए, ये लेवल है। ऐसा लगता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे कुएं में भंग पड़ी हुई है। बहुत सी मिसालें हैं जिनकी हरकतें देखकर आपको लगेगा कि हमने कैसे कैसे नगीने चुनकर भेज दिए हैं। ज्यादा दूर की बात क्या करें, कुछ दिन पहले ही हमारे सांसद अजय भट्ट संसद में कैसे तमाशा बना गए उत्तराखंड का। बोले कि किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी की बेटी की जॉब नहीं लग रही है। सारी समस्याओं का समाधान यह है कि जय श्री राम बोलिए। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। ये वही अजय भट्ट हैं जो कि इससे पहले भी देश की संसद में नदी किनारे के पत्थरों यानी गंगलोड़ों को घिसकर उसका पानी प्रसूता को पिला देने से उसकी नॉर्मल डिलीवरी होने की गारंटी देकर पहाड़ियों को हंसी का पात्र बना चुके हैं। लेकिन ये महाशय जो संसद में कह गए हैं, आखिर ये इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं? इनमें इतनी बेशर्मी कहां से आई? हम अपने सांसदों या अपने नेताओं की जुबान से कुछ भी उल जलूल सुनने के आदी हो चुके हैं। यानी हमारे लिए ये अब न्यू नॉर्मल होता जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम अपने जनप्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व का भाव नहीं जगा पाए, जिम्मेदारी का भाव नहीं जगा पाए, एहसास नहीं करा पाए उन्हें। यह वजह है कि धामी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक दिन विधानसभा के सदन में ही पहाड़ियों को अपमानजनक तरीके से बोल बैठते हैं। हालांकि इससे जो गुस्सा उपजा उससे उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का किसी ने क्या बिगाड़ लिया, जो कि सरकारी गेस्ट हाउस में बंदूकें लहराकर पूरी अश्लीलता के साथ उत्तराखंड को अपने अंग विशेष पर रखने का क्लेम कर रहे थे। तब भी कितनी बदनामी हुई थी हमारी राज्य की, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। और हमारे अपने नेताओं की बुद्धि और जानकारी का आलम क्या है, इसे कुछ एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं। आपको सब पता है, वैसे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का बयान तो याद ही है आपको, जो कि ऐसा ऐप लाकर दुनिया में खलबली बचाने वाले थे जो कि बारिश को आगे पीछे कर सकता है। एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ,
और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। पता नहीं धन सिंह रावत जी वो ऐप लाए कि नहीं लाए, वरना इस आविष्कार के जरिए हमारी दुनिया में धाक जम जाती, पूरा पृथ्वी लोक हमारी वाह वाह कर रहा होता। हो सकता था कि बारिश के ऐप वाली इस खोज के लिए हमें नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता। लेकिन जाने धन सिंह रावत जी ने वो ऐप जो है अब तक कहां लुका कर रखा हुआ है। उन्होंने तब भी वो ऐप इस्तेमाल नहीं किया जब गुजरे साल हमारे पहाड़ के बहुत से इलाके भारी बारिश से तबाह हो रहे थे। वैसे उत्तराखंड के लोगों को अपने नेताओं के ऐसे बयानों की बदौलत एक दो बार नहीं बल्कि कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। एक बार तो मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्लेम कर लिया था कि गाय दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जो कि ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री होने का मतलब यह थोड़ी हो जाता है कि आप हर विषय के जानकार हों। जब जानकारी नहीं है तो बोलना जरूरी है क्या? ऐसे अनोखे बयानों वाले बयानवीरों की हमारी यहां लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब तीरथ सिंह रावत ने तो अपने छोटे से कार्यकाल में इस तरह के बेसिर पैर के बयानों की झड़ी लगा दी थी। उनका 4 महीने का कार्यकाल बड़ा मनोरंजन प्रधान रहा था। उनसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी देश की संसद में ज्ञान बघाड़ चुके हैं कि गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर सर्जरी से प्रत्यारोपित किया गया है। श्रीमान, अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कुणाल ने किया था इस धरती पर। हमारा ज्ञान और विज्ञान में कोई कमी नहीं है। जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश जी का शीर्ष अलग हो गया और दक्ष प्रजापति का शीर्ष अलग हो गया तो वो सर्जरी थी, जी थी। वो पूरी दुनिया में वो विज्ञान कहां है जो हमारे पास है? सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का जो विज्ञान था, वो गणित थी, वो ज्ञान था तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर था। तो हमारी राज्य की लीडरशिप की बुद्धिमत्ता का यह आलम है। हमारे नेताओं का कुछ भी बोल जाना और उसका हमारे लिए न्यू नॉर्मल सा हो जाना, हालांकि ये चिंता वाली बात है, लेकिन इसकी शुरुआत राज्य की बुनियाद रखे जाने के समय से ही हो गई थी, इसके गठन से ही हो गई थी। ऐसे प्रश्न हम इन 25 सालों में देख ही रहे हैं। तब से लेकर अब तक उत्तराखंड के हिस्से में बदनामियों और शर्मिंदगी की कई कई कहानियां लिखी गई हैं और आज तक लिखी जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री रहने के दौरान हरक सिंह रावत से जुड़ा वो जैनी प्रकरण तो आपको याद ही होगा। इस तरह के और भी किस्से हैं, आपको पता ही हैं, लेकिन ये सब याद दिलाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें लगता है कि शुरू से लेकर अब तक हमें अपनी लीडरशिप के नकारेपन का बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा है और अब भी भुगत रहे हैं। हमें मजबूत, गंभीर और संवेदनशील पॉलिटिकल लीडरशिप मिली ही नहीं। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि आज तक ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जो कि इस राज्य को सचमुच में प्यार करती, जो वाकई में इस राज्य का और यहां के लोगों का वाकई भला चाहती। हम ऐसी लीडरशिप को तरस गए हैं जिसका इस राज्य को संवारने पर ध्यान हो, इस राज्य के असल मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान हो, वरना ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते हम लोगों को। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में अगर दम होता ना तो आज उत्तराखंड के सामने इतने सारे सवालों का अंबार नहीं लगा होता। इस राज्य के नाम बदनामियों से ज्यादा उपलब्धियां होती। बगल के पहाड़ी राज्य हिमाचल को ही देख लीजिए। हमसे लगभग 30 साल पहले पूर्ण राज्य बन गया था हिमाचल। उस राज्य की हम जैसी दुर्दशा क्यों नहीं हुई? इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो यह थी कि उस राज्य की अपनी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी, सीरियस लीडरशिप थी, पढ़ी लिखी और बेहद संवेदनशील लीडरशिप थी। वो हिमाचल को प्यार करने वाली, उसे संवारने के लिए अपना दिन रात लगा देने वाली लीडरशिप थी। हमने तो लीडरों के बजाय डीलर पैदा कर दिए। कभी कभी तो लगता है कि आखिर हमारे स्टेट में चल किसकी रही है? क्या बाहर के नेताओं की, बड़े धन्ना सेठों की, चालाक ब्यूरोक्रेट्स की, हर किस्म के माफिया की, ठेकेदारों की? अब तो पब्लिक भी जान गई है कि हमारे नेता जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि किसी और के मैनेजर बनकर रह गए हैं। वो कहीं और से संचालित हो रहे हैं, वो किसी और के मोहरे बनकर रह गए हैं और सारी समस्याएं इसीलिए पैदा हुई हैं। हालांकि फिर यह भी लगता है कि ये सारे नेता कहीं आसमान से थोड़ी टपके हैं, पब्लिक ने ही उन्हें जिता के भेजा है। ये जानते हुए भी कि इनमें शऊर नहीं है, ये जानते हुए भी कि ये नाकाबिल हैं, ये जानते हुए भी कि इनमें से कई महाकरप्ट हैं, इनका दागदार अतीत है, ये जानते हुए भी कि इन्हें इस राज्य के बुनियादी मसलों को हल करने से कोई मतलब नहीं। हम घूम फिर कर उन्हीं को विधानसभा या संसद में भेज देते हैं।
आखिर एक समाज के तौर पर हमारी राजनीतिक चेतना को क्या हो गया है? क्या हम खुद नहीं चाहते कि हमें इन समस्याओं से मुक्ति मिले? इस पर आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दर्ज करें। मैं समझना चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स अपने राज्य की मुसीबतों के पीछे, संकटों के पीछे क्या वजह मानते हैं। तो मुझे आपकी राय का इंतजार है इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, जल्द हाजिर होता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।